with you in the middle. कि आज के समय में एक भयंकर मुसीबत के अंदर पूरा विश्व फंसा हुआ है, भारत देश फंसा हुआ है, जनता फंसी हुई है, पूरा समाज ठप सा हो चुका है, पूरी सामाजिक व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं, जिनके अंदर मुख्यतः औद्योगिक प्रगति, इंडस्ट्रीज और लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट सिस्टम्स जैसे पुलिस है, कोर्ट्स हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर फंस चुके हैं और इससे निकलने का कोई आसान रास्ता दिखाई भी नहीं दे रहा। इसी मुसीबत का नाम कोरोना वायरस कहा गया है। ये साइंटिफिक मामला है। वैज्ञानिक दृष्टि से कोरोना वायरस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोगों को पता है, और सही तरीके से जानने वाले तो और भी कम हैं, क्योंकि ये विषय ना तो साधारण मनुष्य के लिए है, ना उसकी समझ के लिए है, चाहे वो कितना भी बड़ा स्कॉलर हो, इकोनॉमिस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, साइंटिस्ट हो, उनकी समझ के बाहर है। जो इस समय कोरोना वायरस की जो स्ट्रेन है वो बहुत ज़बरदस्त गहन रिसर्च के बाद पता लगी है। इस संदर्भ में मैं आपको थोड़ी सी ये भूमिका ज़रूर देना चाहूँगा, आपको बताने के लिए कि क्योंकि ये बहुत अधिक मुसीबत का समय है और ये एक दो बात कहने से काम नहीं चलता। कोरोना के ऊपर जो है लोगों को तमाशा शुरू हो गया है, सैकड़ों वीडियोस बना रहे हैं, उल्टे सीधे वीडियोस बना रहे हैं। कुछ उसमें ज़रूर सही है, इसमें कोई संदेह नहीं, कुछ टेक्निकली सही है, कुछ कॉपी कैट हैं, इधर से कॉपी किया, उधर से कॉपी किया, आयुर्वेद से लिया, होम्योपैथिक से लिया, उससे लिया। कंफ्यूज्ड स्टेट है, हर एक अपनी टूटी बजा रहा है, नक्कार खाने में टूटी की आवाज़ चल रही है। और एक बात निश्चित है, ये सब भ्रमात्मक है, ये याद रखिएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट्स कह रहे हैं कि कोरोना वायरस का कोई रोक करने का कोई साधन नहीं है शरीर के अंदर। बाहर तो है, बाहर तो जला दो, केमिकल से डिस्ट्रॉय कर दो, डिटर्जेंट से धो के साफ कर दो, और जब वो शरीर के अंदर होगा, अंदर प्रवेश करेगा, सेल्स के साथ मिक्सअप हो जाएगा, तो उसकी कोई काट नहीं है। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी थ्योरी सिर्फ कुछ शब्दों में समझा दूंगा, मोटे मोटे तरीके से। प्रकृति के हिसाब से हम सब प्रकृति के अंतरंग अंश हैं। हम ना प्रकृति के ऊपर है ना हो सकते हैं, हम तो प्रकृति के साथ चल के अपना लाभ ले सकते हैं। प्रकृति के अनुसार कुछ फंडामेंटल लॉज हैं, कुछ उसका स्ट्रक्चरल सिस्टम है, उसके अनुसार प्रकृति काम करती है। इस स्ट्रक्चरल सिस्टम पे ना तो मेरा कोई बस है, ना अध्यात्म का कोई बस है। कोई कितना भी कह ले कि हम भगवान से ऊपर हैं, खुदा से ऊपर हैं, वो उसकी मूर्खता है, उसकी गैर समझ है। उसको बहुत जल्दी पता लग जाता है कि उसकी औकात क्या है। आज के युग में ही देख लीजिए, अमेरिका जैसे बहुत बड़े बड़े विश्व प्रसिद्ध ताकतें, चीन जैसी ताकतें घुटने टेक रही हैं इस कोरोना वायरस के पैंडेमिक, इसको पैंडेमिक कहते हैं, एपिडेमिक्स के आगे। क्यों? सब ने अपने आप को भगवान से ऊपर समझा हुआ था, पर इंसान भी नहीं बने। भगवान तो छोड़िए, इंसान भी नहीं बन पाए। क्यों? गैर समझ, बुद्धि भ्रष्ट, समझ नहीं है। उस पॉइंट के ऊपर मैं अलग से आऊँगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि प्रकृति का जो सिस्टम है उसके अंदर मुख्य तौर से दो फंडामेंटल स्टेट्स होती हैं, अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था क्या होती है? जागृति, चैतन्यता की, कॉन्शियसनेस को जिसको कहा गया है। कॉन्शियसनेस की एक किरण मात्र से पूरी के पूरी मानव संरचना बनी और बनती रहती है और चलती रहती है। उसको आत्मा कहा गया है, सोल कहा गया है। हर जगह उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। जो नहीं मानते वो अपनी मूर्खता में फंसे रहते हैं, अंधकार में डूबे रहते हैं। परंतु जो मानते हैं उनको पता है कि चैतन्य के अंदर और गैर चैतन्य में क्या अंतर है। एक अच्छा खासा मानव ठीक ठाक चलता हुआ अगर आपके सामने मृत हो जाए
तो केवल एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इसमें से कोई चीज़ माइनस हो गई है। सिस्टम वही है लगभग, पर माइनस हो गया। वो माइनस क्या है? चेतन अंश। हम तो बल्कि हिंदू शास्त्र में तो, वैदिक शास्त्र में तो चैतन्यता के अलावा, सोल के अलावा 3 मन भी कहे गए, 4 नहीं, 3 मन। 3 मन भी कहे गए। कारण सूक्ष्म और सूक्ष्म पिंडी मन, ये 3 मन उसके साथ रहते हैं, उसको जीवात्मा कहा गया है। और सबको लगभग पता है कि जब मनुष्य मरता है तो शरीर यहीं रह जाता है, पार्थिव शरीर। उसको डिस्पोजल करना पड़ता है कायदे के अनुसार, या नहीं करेंगे तो कुदरत कर देगी। और जो उसका कोई ना कोई अंश बाहर हो जाता है, उसको जीवात्मा कहा गया है। उसको, उसमें 2 सिस्टम्स काम कर रहे हैं। एक तो उसके अंदर चेतन शक्ति काम कर रही है, एक उसमें एनर्जी, ऊर्जा सिस्टम काम कर रहा है, जो मन, जिसको मन कहा गया है। मन वास्तव में जड़ है। एक चेतन होता है, कॉन्शियस, एक इनर्ट, इनर्शिया जिससे निकला है, उसको इनर्ट कहा गया है, वो मन है। पर मन चैतन्यता से ऊर्जा लेकर के जागृत हो जाता है, जिंदा हो जाता है। मैं क्यों समझा रहा हूँ ये चीज़? जब मन जिंदा हो जाता है तब वो कार्य करता है, जन्म लेता है, इससे उचित प्लेटफॉर्म पे जाके जन्म लेता है, जीवन बनाता है, जीवन पर्यंत काम करता है, और अंत में मर भी जाता है। मर के उस प्लेटफॉर्म को छोड़ के चला जाता है। वो जड़ है, इनर्ट है, पदार्थ है, मैटर है, मैटर से बना हुआ है। मैटर की भी 4 स्टेट्स आपको अच्छी तरह से पता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, प्लाज्मा स्टेट और गैसियस स्टेट, एलिमेंट्री साइंस है। तो जड़ और चेतन के सम्मिश्रण से ही पूरा का पूरा इसका सिस्टम, ब्रह्मांड का सिस्टम काम कर रहा है। फिलहाल इस जगह का, और ब्रह्मांडों की बात नहीं कर रहा, और जगत की बात नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ की बात कर रहा हूँ। जड़ और चेतन के बीच की एक बहुत बारीक रेंज होता है, बहुत शॉर्ट रेंज होता है, क्षेत्र होता है। वो पिंड और अंडी यानी सूक्ष्म, इन 2 के बीच का रेंज है, कह दीजिए ग्रे एरिया है। मॉडर्न साइंस को ये चीज़ नहीं पता, बायोलॉजिस्ट को ये पता नहीं लग रही है, किसी प्रकार से जेनेटिस्ट को भी नहीं पता लग रही है, और इसीलिए सारा का सारा कन्फ्यूजन हो रहा है। मुख्य तौर से ये, पर ये उनका फील्ड है ही नहीं। ये फील्ड तो अध्यात्म क्षेत्र का, वो भी उच्च कोटि के अध्यात्म क्षेत्र का। ये नहीं कि हम बैठ गए, समाधियाँ बैठ गए और पूजा हो गई और उनको पता लगाएगा, बिल्कुल नहीं पता लगे। तो साधना है, जन्मों की साधना से पता लगता है। तो इस बीच का जो एरिया है उसको हम सूक्ष्म पिंडी कहते हैं। एनर्जी जब पदार्थ बनना शुरू करती है तो इसी ग्रे एरिया के बीच से ही निकलती है, कंजील होती जाती है, और कंजीलिंग होते होते आरएनए, मूलतः आरएनए और डीएनए, 2 प्रकार के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उसमें कन्वर्ट होती है। अब साधारणतया जो नॉर्मल रेंज है उसके अंदर डीएनए आरएनए का सिस्टम, लगभग बायोलॉजिस्ट को तो पता ही है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट को भी पता है, वो सिस्टम नॉर्मल वे में काम करता है। उसमें जीवित भी होता है, एक कंप्लीट सेटअप है, और जड़ भी होता है, और कॉन्शियसनेस भी होती है। मूलतः स्टार्टिंग के अंदर जो सबसे पहले हुआ था, एक नई साइंस आई है वीरोलॉजी करके, बहुत कम लोगों ने उसका नाम सुना होगा। वीरोलॉजी में ये कहा गया, पता लगाया है कि जब पृथ्वी बनी थी कई बिलियन ईयर्स बैक, तो सबसे पहले जो जीवन जैसी कोई चीज़ बनी थी वो वायरस ही था। उसका नाम वायरस रखा है इन्होंने, विरियन कहते हैं। वायरस का एक पार्टिकल, उसको विरियन कहा गया है। सबसे पहले वो बना था। उसके बाद जीवन बनना शुरू हुआ, और जीवन बनते 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 बैक्टीरिया सबसे पहले आया। ये श्रृंखला है। अगर वायरस नहीं होता तो बैक्टीरिया नहीं बन पाते, बैक्टीरिया नहीं होता तो आगे की क्रिएशन नहीं होती। ये गहन रिसर्च का काम है, और हो भी रहा है इसके ऊपर काफ़ी, वीरोलॉजी पर बहुत कम लोग जानते हैं इसको, बहुत कम लोगों ने सुना है। मैंने पढ़ा हुआ है उसको, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वायरस वो है जो, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिसको हिंदी में हम लोग जीवाणु तो नहीं कहेंगे, जीवाणु जो होते हैं वो तो ये होते हैं बैक्टीरिया, और वायरस जो है उसको सूक्ष्म कण कह दीजिएगा। सूक्ष्म कण जो होते हैं वो मिक्स होते हैं,
एक टाइप ऐसी होती है जो सब थोड़ा बहुत जीवित होते हैं, उनसे बैक्टीरिया बन जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते, पर बेसिक मूल मटेरियल उनमें रहता है, जिसको हम आरएनए कहते हैं। कुछ वायरस में आरएनए डीएनए बेस्ड होते हैं। कुछ वायरस जो है, इसकी क्लासिफिकेशन हुई है, कुछ वायरस जो है सिर्फ आरएनए बेस्ड है। एक वायरस जो इन्फ्लुएंजा वायरस था, उसके अंदर भी मिक्स टाइप का मिले हैं, परंतु कुछ वायरस उसके 6 स्ट्रेन निकले। इन्फ्लुएंजा वायरस के 6 स्ट्रेन निकले। जब 2002 के आसपास जब स्पेनिश फ्लू फैला था, उस समय से इसमें इस साइंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हुआ लोगों का, माइक्रोबायोलॉजी में, ह्यूमन जीनोम सिस्टम में, वो सारा उस टाइम की बात है। और काफ़ी उसके पहले भी बातचीत हो रही थी, पर उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया साइंटिस्टों ने। रिसर्च बहुत गहन हुई है, साधन भी मिल गए। पहले साधन भी कम थे, पहले माइक्रोस्कोप से देखते थे, उसका तो मैक्सिमम 1000-1500 तक की उसकी कैपेसिटी होती बढ़ाने की। पर जब से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप निकली, जिसकी कैपेसिटी लगभग 10 लाख तक की बढ़ाने की है, तब से इस कार्य में, शोध कार्य में काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है। तो वायरस जो देखने के लिए, उसके बारे में स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ये जो है, ऐसा कहा गया है कि 30 नैनोमीटर्स, यानी 1 सेंटीमीटर का जो 1000वां हिस्सा है, उसका भी 30 पार्ट उतना बारीक होता है। वो कण है, पार्टिकल एक वायरस का। तो जब इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में काफ़ी स्टडी करी गई, तो ये पता लगा 6 प्रकार के वायरस होते हैं। चीन में वुहान का जो इंस्टीट्यूट है रिसर्च बायोलॉजी का, वहाँ पर 4-5 कंट्रीज़ मिलकर फंडिंग कर रहे थे इस रिसर्च को, और काफ़ी हद तक काम उन्होंने ही करा। और जगह भी हुआ है, अमेरिका में बहुत हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसको स्टडी करने के लिए उनके पास साधन केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अलावा और कुछ नहीं था। तो जब इन्फ्लुएंजा वायरस को स्टडी किया गया, काफ़ी गहराई के साथ स्टडी किया गया, काफ़ी समय तक बहुत साइंटिस्टों ने करा, तो ये पता लगा इसकी 6 वैरायटीज़ होती हैं, 6 टाइप का होता है। उसमें से एक वैरायटी जो है, उसका नाम रखा था उन्होंने कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का मतलब इसमें क्राउन शेप है, क्राउन माने मुकुट, मुकुट की शेप का है वो वायरस, इसलिए उसका नाम कोरोना वायरस रखा गया था। 6 प्रकार का है। एक जो 6ठे प्रकार का जो वायरस था, वो सिर्फ आरएनए बेस्ड है, रिबोन्यूक्लिक एसिड बेस्ड है। यानी उसकी स्ट्रक्चर क्या पता लगी, आरएनए, थोड़े से आरएनए के पार्टिकल्स लेके उसके ऊपर चारों तरफ एक प्रोटीन का खोल बना दिया गया है, बना, और उसके अंदर से स्पाइक्स निकल रहे हैं। आपने देखा होगा उसकी फ़ोटो, तो कई बार देखी होगी, फ़ोटो भी दिखा देंगे टेक्निकल डायरेक्टर। उसको स्पाइक्स निकल रहे हैं, जैसे साइकिल की तीली होती है ना पहिए की, उस पर उनको स्पाइक्स कहती है। तो उसके स्पाइक्स के टॉप के ऊपर देखिए, नोट करने की चीज़ है, कुदरत ने क्या चीज़ बनाई है। उसके टॉप के ऊपर एक प्रोटीन का पार्टिकल होता है, स्पेसिफिक प्रोटीन का पार्टिकल, जो अमेरिका में शोधकर्ताओं ने उसका नाम रखा है S2। बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता है, मैंने तो टेक्निकल जर्नल्स पढ़े वहाँ के, इसलिए मुझे पता लगा। S2, उसके टिप के ऊपर S2 होता है। ये पार्टिकल जीवित नहीं है। विरियन जो ये है, ये वायरस का जो पॉइंट है, ये जीवित नहीं है, ये अर्ध जीवित है। इसमें बेसिक मटेरियल तो है, परंतु ये जीवात्मा नहीं है, परंतु इसका सिस्टम कंप्लीट नहीं है। और ये कोशिश क्या करता रहता है कि मैं किसी जीवात्मा के साथ सम्मिलित होकर के अब एक जीवित कण बन जाऊं, जीवित पार्ट बन जाऊं, मैं अपना जीवन प्राप्त कर लूं। अपने आप तो नहीं कर सका, पर किसी जीवित कण से मिलके, जीवित सेल से मिलके ही मैं अपना काम पूरा कर सकता हूं। हिंदू फिलॉसफी में, यानी वैदिक शास्त्रों में बहुत पहले कह दिया गया था, और वेस्ट ने भी माना है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ ओनली। अपना आप नहीं पैदा हो जाती, कहीं ना कहीं से मिलेगी। दीपक को दीपक से ही जलाया जा सकता है, हवा में से नहीं जो पैदा करा जा सकता। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ ओनली। हाँ, उसके लिए बेसिक मटेरियल होना चाहिए, सूटेबल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो ये विरियन क्या करता है, अगर ये कांटेक्ट में, कोशिश करता है कि कांटेक्ट में जीवित सेल के आ जाए, उस सेल के साथ कोशिश करके उसके अंदर प्रवेश कर जाए, और अंदर प्रवेश करके जीवित हो जाएगा। उसके अंदर डीएनए भी है, होस्ट सेल कहते हैं उसको, डीएनए भी है, आरएनए भी है, और उसका जो सम्मिश्रण करके अपनी तरीके से उसको दोबारा से रेप्लिकेट करें, बढ़ाए। ये जो S2 प्रोटीन उसके स्पाइक्स पे होता है, ये
श्वास नली के मानव जीवन के सांस नली के और फेफड़ों के, इसके अलावा और भी 2-3 अंग हैं, उसके वहाँ पर भी एक विशेष एंजाइम होता है। एंजाइम एक केमिकल होता है जो कि केमिकल रिएक्शन को बढ़ाता है, उसको एंजाइम कहते हैं। एक एंजाइम होता है जिसको एस कहा गया, ACE। डिटेल में तो मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत टेक्निकल लंबा नाम है। एस हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी ये चीज़ काम आती है, एस इनहिबिटर मेडिसिन। तो एस जो है वो उसके सेल्स के ऊपर होता है, श्वास नली के और फेफड़ों के सेल्स के ऊपर। एस के साथ इसका H2 का सेटिंग ऐसा होता है कि जब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो एक रिएक्शन सेटअप हो जाएगा, जिसके कारण होस्ट सेल का जो खोल है बाहर का वो एकदम मुलायम पड़ जाएगा और ये सेल विरियन उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, अंदर जाते ही अपना मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है तेज़ी से, और कुछ ही घंटों में कई बिलियन सेल्स बन जाते हैं। पर वो बिलियन सेल्स ओरिजिनल नहीं होते होस्ट के, वो इसकी तरह से बनते हैं, वायरस की तरह से। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि नॉर्मल प्रोसीजर के साथ, कायदे के अनुसार, जो बॉडी का सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम, उसके अनुसार वो वाइट ब्लड सेल जो है उसको स्पॉट कर लेते हैं और उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अगर वायरल लोड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा संक्रमण हो चुका है, इन्फेक्शन हो चुका है, तो फेल हो जाएंगे और बीमारी बढ़ती चली जाएगी, उसके सिम्टम्स आ जाएंगे। तो ये मूल प्रोसीजर है। आता कैसे है ये? अपना तो इसका एग्जिस्टेंस ऐसे कहा गया कि लाखों सालों तक ये पड़ा रहे तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा ये वायरस सेल। वायरस सेल विरियन लाखों साल तक डिस्ट्रॉय नहीं, तो वैसे पड़ा रहता है। पर जब किसी होस्ट सेल के आसपास में पहुंचता है ये, तो ये एक्टिव हो जाता है। एक्टिव कैसे होगा? कांटेक्ट से। हवा से नहीं होता, ये कांटेक्ट से होता है। कोई बीमार आदमी है ऑलरेडी पहले से ही, वुहान में तो ये चमगादड़ों से आया, उनके अंदर जो कोरोना वायरस मिला वो और ये जो है ये जो नया टाइप का वायरस है, इसके काफ़ी मिलता जुलता, 98% तक मिलता जुलता पता लगा। इसलिए कहा गया कि चमगादड़ों से ये आदमी में आया है, पेंगोलिन में आया और आदमी में आया है। परंतु आदमियों का लिए तो ज़रूरी यही है कि इंसान बीमार है, उसकी छींक से या खांसी के ड्रॉपलेट्स जो निकलते बलगम की या फ्लूइड की, उसके अंदर ये वायरस होता है। और जिस स्वस्थ आदमी ने जो उसके कांटेक्ट में रहा है, 5-10 मिनट तक कांटेक्ट में रहा है और ये वायरस उसके अंदर पहुंच गया, तो सबसे पहले नाक के अंदर जाएगा, 2-3 रोज़ वहाँ रहेगा, अपना सेट करेगा, ब्लड स्ट्रीम्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, ब्लड सेल्स के साथ, और फिर वहाँ से अगर उसको काफ़ी मदद मिल जाती है और काफ़ी ज़्यादा पावर मिल जाती है, उसको जीवन मिल जाता है, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस की नली में बैठने लगेगा। सांस की नली के अंदर बैठते 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 फेफड़ों में चला जाएगा और फेफड़ों के अंदर गलाना शुरू कर देगा सेल्स को। ध्यान रहे कि ये सेल, ये वायरस इस प्रकार का है कि जो एक बार अगर शरीर में आ गया, ये फिर निकलता नहीं। लोग आजकल कह देते हैं भाई ठीक हो गए, वो कभी ठीक नहीं होता, अंदर कहीं ना कहीं छुपा ही रहता है। नर्वस सिस्टम में छुप जाएगा, या साइनसेस जो खोखले एरियाज होते हैं बॉडी में, वहाँ जाकर छुप जाएगा, वहाँ से मौका देख के फिर से एक्टिव हो जाएगा। तो ये अजीब प्रकार का वायरस है, इसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं है। बहुत स्टडी कर रहे हैं, इसलिए स्टडी कर रहे हैं कि इसका कोई इम्यूनिटी सेल बनाया जाए, इम्यूनाइजेशन बनाया जाए इसका। और जो आजकल के जो प्रचलित इम्यूनाइजेशन सिस्टम्स हैं वो सब इसके आगे फेल हो रहे हैं, वो चल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जीवित नहीं है। बैक्टीरिया तो जीवित होता है, इसलिए उसका इम्यूनाइजेशन आसानी से हो जाता है और ठीक हो गया। कुछ इन्फ्लुएंजा का बना तो ठीक हो गया, मीजल्स का निकला वो भी वायरल है, उसका भी मिल गया। SARS-CoV-2 उसका भी मिल गया, वो मर्स था, उसका मर्स कहा गया, एक वो MERS मर्स। सार्स ये उसके वेराइटीज़ थी कोरोना वायरस की, उसका थोड़ा बहुत मिला। परंतु जो अब चल रहा है स्ट्रेन, उसको स्ट्रेन कहते हैं, जो अब प्रकार का चला, उसका कोई काट मिल ही नहीं पा रही। बहुत कोशिश हो रही है, 10 साल से लगभग हो रहा है, बल्कि ज़्यादा हो रहा है। अब अमेरिकन और ब्रिटिश साइंटिस्ट तो जान लगा के पीछे लगे हुए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मौतें वहीं हो रही हैं, सबसे ज़्यादा संक्रमण उसी एरिया में हो रहा है। अमेरिका में तो आपको पता ही है क्या बुरा हाल हो रहा है, इटली में भी आपको पता है, स्पेन में भी आपको पता है, ईरान में भी आपको पता है, और अब इंडिया में भी वही हालत होती जा रही है। तो ये एक बार संक्रमण हो गया तो बहुत तेज़ी से दूसरे को पहुंचता है,
तीसरी जगह पहुंच जाता है। और ये मैथमेटिकल सिस्टम से नहीं, ज्योमेट्रिक सिस्टम से मल्टीप्लाई करता है। मैथमेटिक्स में होता है 1 2 3 4, ज्योमेट्री होती है 1 2 4 8 16 32, इस तरह से मल्टीप्लाई करता है। एक बात और ध्यान में आपके ला दूँ, मानव जीवन का जो स्टार्टिंग होता है वो भी इसी प्रकार, इसी जैसी प्रक्रिया से ही होता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। कभी हम इस बारे में अलग से बात कर लेंगे कि जब एक स्पर्म, लाइव स्पर्म, डेड नहीं, लाइव स्पर्म एक लाइव ओवम के साथ कांटेक्ट आता है, उसका फॉलोपिन ट्यूब्स कहते हैं उसको, बॉडी के अंदर होती है फीमेल बॉडी में। जब वहाँ कांटेक्ट होता है तो एग्जैक्टली इसी प्रकार से ही जो स्पर्म है वो ओवम के अंदर यानी अंडी में, उसको अंड कहते हैं, अंडकोश में, सॉरी अंडकोश नहीं, वो ओवम कहते हैं, उसके अंदर प्रवेश कर गया और वो पहला जो सेल बनता है वो मल्टीप्लाई करता है ज्योमेट्रिक तरीके से। पहले 1 बना, फिर 2 बना, फिर 4 बना, फिर 8 बना, फिर 16 बना, इससे से बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करके अल्टीमेटली वो एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने लगता है। मानव शरीर की रचना वहाँ से शुरू होती है। मूलतः यही प्रिंसिपल, यही प्रक्रिया स्टार्टिंग के अंदर वायरस की भी है। मैंने आपको इसलिए कहा कि आध्यात्मिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो वायरस जो है, खासतौर से कोरोना वायरस, ये अर्धजीवित अवस्था में है और जीवन की तलाश में ये अटैक कर रहा है। और जीवन कहाँ से मिलेगा? जीवित सेल से ही तो मिलेगा ना। वो जीवित सेल भी ऐसा होना चाहिए जो इसका कॉम्प्लीमेंट करे, कॉम्प्लीमेंट्री हो, पूरक हो। अगर वो विरियन हमारे स्किन पे पड़ जाए तो निष्क्रिय रहेगा, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल रहा है। कॉम्प्लीमेंट तभी मिलेगा जब नाक के अंदर से जाके वो नाक के साइनस में बैठ जाएगा, जाकर छुप के वहाँ उसको कॉम्प्लीमेंट मिलने लगेगा, वहाँ वो मल्टीप्लाई करने लगेगा, नए सेल के हिसाब से, होस्ट सेल जिसको कहते हैं, मल्टीप्लाई करेगा, उसके सिम्टम्स आने लगेंगे। वो सिम्टम्स को हम लोग ये कोविड कहते हैं, डिसीज़ के रूप में मानते हैं डॉक्टर्स। ये मैंने आपको बहुत मोटे तरीके से बताया। इसमें आध्यात्मिक क्या है वो तो शायद मैं अगले वीडियो में ही बता पाऊँगा। फिलहाल तो मैं इसको यहाँ तक रोकता हूँ इसी बात को ही, और अगला वीडियो जो है उसके अंदर अगले 2-3 सीरीज़ के अंदर लगभग पूरा हो पाएगा 2-3 वीडियोज़ में। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ और अगले वीडियो के लिए कृपया ज़रूर ध्यान दीजिएगा। खूब अच्छी तरह, ये बहुत काम का है, आपके बेहद काम का है। ये आप अच्छी तरह से, खाली दवाइयाँ खाने से कुछ नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, खाली इम्यूनिटी बूस्टर्स मेडिसिन और खुद से भी कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। उसके जो इससे फाइट करने के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो कुछ और ही हैं। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बहुत अच्छा वीडियो आज मेरी निगाह में आया डॉक्टर कालरा का, बहुत बढ़िया डॉक्टर है वो, बहुत काबिल और कॉन्सेंशियस डॉक्टर है, डॉक्टर नवनीत कालरा। उसने भी यही पॉइंट लास्ट में नोट किया है। उसके बारे में भी मैं थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूँगा, लेकिन प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये कि एक चीज़ को समझने के लिए जब तक आप उसकी तह तक, जब तक जड़ तक नहीं जाएंगे, तब तक आप उसके बारे में ना तो कुछ कर सकते हैं और ना ही आप उसको हैंडल कर सकते हैं। कुछ भी कोशिश कर लीजिए, अज्ञानवश आपको भुगतते रहना ही पड़ेगा। वही हो रहा है, लाखों की तादाद में हो रहा है। आज 90 मिलियन से ज़्यादा, 90 लाख से ज़्यादा इन्फेक्टेड पर्सन पूरे वर्ल्ड में हो चुके हैं। क्यों भाई? कोई कारण होगा ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं हुआ। इम्यूनिटी बूस्टर सबने यूज़ किए, खूब बढ़िया से बढ़िया खाना भी खा रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर भी क्यों हो रहा है? फिर भी क्यों मरे जा रहे हैं लोग? तो इसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने वीडियो ध्यान से सुना। 2-3 बार आप करेंगे, इसको देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा और आपके जीवन में फ़ायदा भी बहुत करेगा, आपके यानी आपके साथियों के लिए भी करेगा। इसलिए फ़िलहाल अलविदा, नमस्कार।